एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वील डिस्कस गेमीटोजेनेसिस। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस के बारे में, विच इंक्लूड्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो अगर हम बात करें गेमीटोजेनेसिस की, गेमीटोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में या जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। गेमीट्स बेसिकली क्या है? गेमीट्स हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल की बॉडी प्रोड्यूस करती है एग और मेल की बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पर्म, और जब ये फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं तो ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गेमीट्स। और गेमीट्स बनते कैसे हैं? दैट होल प्रोसेस इज गेमीटोजेनेसिस। So gametogenesis basically is the production of sperms and eggs that takes place through the process of meiosis। अब हर सेल को बनने के लिए कोई ना कोई सेल डिवीजन होती है, ठीक है। एंड आई गेस आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक होती है माइटोसिस एंड द अदर वन इज मेयोसिस। तो जो गेमीट्स बनते हैं एग और स्पर्म के बनने के लिए जो मेन सेल डिवीजन इन्वॉल्व है वो कौन सी है? मेयोसिस। मेयोसिस और कहीं पे भी नहीं होती बेसिकली। मेयोसिस जो है वो हाँ ये है कि जब गेमीट्स बनते हैं तो उसमें भी एक फेज, देयर इज अ फेज वहाँ पे माइटोसिस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, बट मेनली जो सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है गेमीट फॉर्मेशन के लिए दैट इज मेयोसिस। ड्यूरिंग मेयोसिस टू सेल डिवीजन सेपरेट द पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस एंड देन सेपरेट द क्रोमैटिड। तो मेयोसिस में बेटा क्या होता है? दो बार डिवीजन होती है, पहले क्रोमोसोम के पेयर अलग होते हैं और फिर क्रोमैटिड होते हैं। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव डिवीजन होती हैं और जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट जो सेल होता है उसके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, resulting in gametes that contain half the number of chromosomes as the parent cell. So the production of sperm is known as spermatogenesis and the production of egg is known as oogenesis। अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बिगिंस विद द जनरेशन ऑफ गैमीट। तो जो रिप्रोडक्शन का मेन फेस, हम कब कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली अडल्ट हो गया या रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया या वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है? जब बॉडी में गैमीट्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। अगेन रिपीट हो रहा है, स्पर्म्स मेल में प्रोड्यूस होते हैं, कौन से प्रोसेस से? स्पर्मेटोजेनेसिस में। फीमेल्स की बॉडी में ओवा प्रोड्यूस होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है? ये oogenesis। और इन दोनों प्रोसेस को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। अब अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की, सो बेसिकली दोनों ही साइकिल्स में तीन फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें माइटोटिक डिवीजन देखने के लिए मिल रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेनली जब गेमीट्स बनते हैं तो वहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन होती है? वहाँ पे होती है बेटा मेयोसिस। लेकिन उसके साथ साथ देयर इज़ अ फेज जहाँ पे माइटोसिस हो रही है, क्योंकि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हमें नंबर को इंक्रीज करना है तो कौन सी सेल डिवीजन होगी? माइटोसिस। उसके बाद आ जाता है ग्रोथ फेज, जैसे जैसे बहुत सारे नंबर्स बन गए अब इनमें मेयोसिस होना शुरू होगा और फिर ये सेल्स मैच्योर होंगे। सो देयर आर वेरियस डायग्राम्स जो हम बाद में देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेस मैच्योर मेल गेमीट्स कॉमनली कॉल्ड स्पर्म्स बट मोर स्पेसिफिकली नोन एज स्पर्मेटोजोआ। हम कॉमनली स्पर्म्स बोलते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म यूज करें तो क्या है? स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेल गेमीट, जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच द स्पर्मेटोजोन इज डेवलप्ड फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड मदर सेल नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। तो जो हमारा मदर सेल है, ठीक है, विच इज गिविंग राइज टू दिस स्पर्मेटोजोआ, वो मदर सेल कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस थ्रू सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है जी। तो लेट अस सी अ डायग्राम। ये बेटा टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, उसके अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस और टेस्टिस के पास प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर हम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हम इस क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल नजर आएंगे अलग अलग स्टेजेस में। देयर आर सम सेल्स जो अभी मल्टीप्लिकेशन फेज में है, कुछ सेल अभी ग्रोथ फेज में है, कुछ सेल्स में अभी मेयोसिस 1 हो रही है, कुछ में मेयोसिस 2 हो रही है, कुछ में डिफरेंशिएशन हो रही है, स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अलग अलग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, स्पर्म सेल्स भी मिलेंगे, डेवलपिंग स्पर्म सेल्स भी मिलेंगे। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि कहाँ पे हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। सो फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो 3 फेज में होता है। सबसे पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड फेज ग्रोथ फेज एंड द थर्ड इज मैच्योरेशन फेज। सो नाउ लेट अस टेक अ लुक वन बाय वन। तो हमारा जो फर्स्ट फेज है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन हो रही है, माइटोसिस, ताकि बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, हमें नंबर इंक्रीज करने हैं, ठीक है। और जो सेल, जो मदर सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्मेटोगोनिया, या हम एक सिंगल सेल को बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम। और इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम। लेकिन बाय द एंड जब तक स्पर्म सेल बनेंगे तो उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, n, दैट मीन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब उनके अंदर मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी। Multiplication phase or the mitotic phase is the stage of multiplication or proliferation of immature primordial germ cells. इसको हम PGC भी बोलते हैं, primordial germ cells. तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। द प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द स्टेम सेल विच फर्दर डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं ये डिवाइड कर रहे हैं, इनके डिवाइड करने से बेटा क्या बन रहा है, स्टेम सेल्स बन रहे हैं। ये स्टेम सेल्स जब फर्दर डिवाइड कर रहे हैं तो बन रहा है मेन स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम मदर सेल बोल रहे हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। तो जो हमारी बेसिक जो सेल है जहाँ से डिवीजन स्टार्ट हो रही है वो कौन से है, प्राइमोडियल जर्म सेल। जब स्पर्मेटोगोनिया बनता है तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। टू टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन फेज। टाइप ए lack heterochromatin in their nucleus and continue to divide mitotically throughout the lifespan of the male human being in order to provide additional spermatogonia so that there is constant source of germ cells. ये बहुत बार डिवाइड होते रहते हैं, दो इनका हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, दे लैक हेट्रोक्रोमैटिन, लेकिन ये स्पर्मेटोगोनिया के नंबर को या जर्म सेल्स के नंबर को इंक्रीज करते हैं। दूसरा जो टाइप है दैट इज टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, उसके पास हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस एंड आर नोन एज प्राइमरी स्पर्म सेल्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्म सेल, क्योंकि ये जब डिवाइड होंगे तो बाद में यही हमारे फंक्शनल स्पर्म सेल्स में डेवलप होंगे। They are the prototypes of male sex cells that are destined to develop mature sperm cells. तो ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है यही मेच्योर स्पर्म सेल्स में डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ फेज। द प्राइमरी स्पर्म सेल डेवलप ड्यूरिंग द फेज, जो हमारा टाइप बी सेल बना था, ठीक है। अब क्या होगा, बाय द प्राइमरी स्पर्म सेल डेवलप ड्यूरिंग दिस फेज बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डेवलपिंग द ऑर्गेनेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। दीज लार्ज बी टाइप स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो टाइप बी सेल्स बने थे इनके ये ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, इनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, इनके अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये सेल ग्रो होके मैच्योर सेल बन जाएगा हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ मूव टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड डुप्लीकेट देयर डीएनए। ये अब मूव करेगा साइट जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होना है और अब डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो बेसिकली ये सेल डिवीजन से पहले का जो इंटरफेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेल जो है वो रेप्लिकेशन करता है, अपना जितना भी कंटेंट है, डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, सारी चीज़ों को रेप्लिकेट करता है, ये उस फेज में। द ग्रोथ फेज इज देन फॉलोड बाय द मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले क्या था हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमोडियम जर्म सेल की हेल्प से बन रहा था स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद जो देयर इज अ टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो फर्दर मैच्योर स्पर्म सेल्स बनाता है। ग्रोथ फेज के अंदर वो ग्रो करेगा और उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और फिर हमारे पास आएगा लास्ट और मेन फेज दैट इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज इज द स्टेज इन विच डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब यहाँ पे अब क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड में हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन हो रही है, मियोसिस, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस हो रही है। दो सक्सेसिव मियोटिक डिविजन्स होती हैं, हमेशा पहले मियोसिस 1 होती है फिर मियोसिस 2 होती है। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स मियोटिकली टू प्रोड्यूस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हम 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मियोसिस होगी और हमें मिल जाएंगे सेकेंडरी दैट इज 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, ईच विद अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके बाद ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब उसके बाद पहली सेल डिवीजन हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जब दोबारा से मियोटिक डिवीजन होगी तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो फाइनली इट विल गिव राइज टू 4 सेल्स, और उन 4 सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स, और जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, मियोसिस 1 था, मियोसिस 1 में हमारे पास क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद जब सेल डिवीजन हुई तो हमें क्या मिला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और बाद में हमें क्या मिल रहा है, स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड कितने हैं नंबर में, दे आर 4 स्पर्मेटिड, और ये हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर हैप्लॉइड्स।
Each spermatid undergoes a intracellular differentiation to produce a spermatozoa. अब ये जो spermatid है, अगर आप spermatid की शेप देखो, ये जो spermatid है बेटा राउंड है, लेकिन sperm का तो कुछ इस टाइप का एक प्रॉपर टेल टाइप का हेड, नेक और टेल का रीजन होता है. तो अब इसके अंदर क्या होगी, डिफ्रेंसिएशन होगी. इसके अंदर मैच्योरेशन तो हो चुकी है, अब इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन होगी, कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर स्पर्म में डेवलप होगा. Maturation then takes place under the influence of testosterone. The mature haploid spermatid formed at this stage, however, lack motility and are still not capable of functioning as male gamete. ये spermatid बन गए बट ये अभी फंक्शनल नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इनके पास मोटिलिटी नहीं है, टेल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते. So they are transformed into motile active spermatozoa or sperms by the process of spermiogenesis. तो basically spermatogenesis के बाद अब एक प्रोसेस होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस. उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये जो स्पर्मेटिड्स बने थे, ये स्पर्मेटिड्स चेंज हो रहे हैं फंक्शनल स्पर्म के अंदर या फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ के अंदर. ठीक है. सो बेसिकली जो स्पर्मेटिड्स बने थे वो स्पर्मेटिड्स किस में चेंज होंगे, स्पर्मेटोजोआ, या जिनको हम कॉमनली स्पर्म्स बोलते हैं, ये जब चेंज होंगे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. At the end of the meiosis, the spermatids appear as simple spherical cell. अभी हमने देखा कि ऐसे राउंड सेल थे with a centrally located nucleus. Their differentiation into sperm require an extensive morphological transformation. अब उनकी differentiation में, उनके morphology में, उनके physiological structure में, उनके outer structure में बहुत सारे changes होने की ज़रूरत. The transformation of a spermatid into spermatozoan is essential. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है spermatid का spermatozoa में चेंज होना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मोटिलिटी के लिए. क्योंकि जब तक स्पर्म्स मोटाइल नहीं होंगे, मोटाइल मतलब दे शुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर वो मूव कर रहे हैं तभी तो वो एग तक जाएंगे और फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे. तो एक तो ये प्रोसेस हो रहा है ताकि उसमें मोटिलिटी आ जाए. इट्स मोटिलिटी एंड मूवमेंट इज इम्प्रूव बाय रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी और सुपरफ्लुअस मटेरियल प्रेजेंट इन इट. और ये हो कैसे रहा है, अगर मोटिलिटी लानी है तो उसके अंदर के जितने भी अननेसेसरी या ऐसे ऑर्गेनेल्स या ऐसे मटेरियल है जो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो उसको रिड्यूस करेगा. ठीक है. तो अब देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है. यहाँ पे बेटा अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, ये धीरे धीरे करके चेंज हो जाएंगे. एक्रोसोम वेसिकल बनेगा. ठीक है. और सेंट्रियोल्स जो है वो साइड पे थे, फिर वो मूव करने लग जाएंगे और उसकी हेल्प से क्या निकलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होंगी. गोल्गी की वजह से एक्रोसोमिकल वेसिकल्स मतलब न्यूक्लियस के ऊपर एक इस तरीके की कैप बनने लग जाएगी. ठीक है. तो अगर आप देखो न्यूक्लियस के ऊपर कैप बन गई, एक्रोसोम, ये किसकी वजह से हुआ, गोल्गी की वजह से. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक रीजन. माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, वो शेड नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए एटीपी और एनर्जी की ज़रूरत है, और एटीपी तो चाहिए ही चाहिए. और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो ऐसे साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स बन के धीरे धीरे करके ड्रॉप ऑफ होता जा रहे हैं. और यहाँ पे बन रही है टेल. टेल के अंदर मेन क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेलम, या बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो एक बार इस प्रोसेस को देखते हैं. Yes, the fully formed sperm consists of head and flagellum. जो पूरे तरीके से एक फंक्शनल स्पर्म होता है उसके पास हेड रीजन है और फ्लैजेलम है. द फ्लैजेलम कैन बी डिविजिबल इनटू फॉलोइंग रीजन विच कंसिस्ट ऑफ नेक, जिसको हम बोलते हैं द मिड पीस, प्रिंसिपल पीस विच इज़ यूजुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजेलम, एंड द टेल एंड. तो ये हो गया हेड रीजन, ये पूरा है फ्लैजेलम. फ्लैजेलम के अंदर तीन रीजन हैं, एक है मिड पीस, एक है प्रिंसिपल पीस और एक है एंड पीस, दैट इज द टेल रीजन. The exoneme is the central cytoskeletal structure of flagellum. इस पूरे फ्लैजेलम के अंदर इस टाइप से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है जिनको हम बोल रहे हैं एक्सोनीम. और ये किस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है, 9+2 के, मतलब साइड पे 9 रिंग्स होती हैं और सेंटर में 2. The exoneme is the central cytoskeletal structure of flagellum. It has the typical structure of cilium and is composed of array of microtubules. इसका स्ट्रक्चर सीलियम की तरह होता है. इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि 9+2 अरेंजमेंट में है. दैट मीन 9 पेयर ऑफ सराउंडिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है जी. तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर हुआ फंक्शनल स्पर्म का. अब हमें देखना है कि ये हेड, ये टेल, ये नेक रीजन, ये बन कैसे रहे. द हेड रीजन ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस. हेड रीजन में क्या आएगा, न्यूक्लियस और एक्रोसोम वेसिकल या एक्रोसोम. तो अगर आप यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस. हेड रीजन के अंदर हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियस और यहाँ पे एक आपको कैप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, एक्रोसोम. ठीक है. और अभी मैंने आपको बताया था ये एक्रोसोम कहाँ से बन रहा है, ये एक्रोसोम बन रहा है गोल्गी की वजह से. द एक्रोसोम लाइज प्रॉक्सिमल टू द न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स अ कैप ओवर द न्यूक्लियस. इट कॉरिस्पॉन्ड्स फंक्शनली टू अ लाइजोसोम. ये किसको कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइजोसोम को. लाइजोसोम अगर आपको याद हो बेटा, लाइजोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं.
पावरफुल हाइड्रोलिटिक या ब्रेक करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका भी नेचर वैसा ही है, ठीक है। तो जो हमारा एक्रोसोम है उसके पास भी पावरफुल लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, उसके पास भी एंजाइम्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये स्पर्म जाके एग से मीट करेगा, ये स्पर्म है, जब ये जाके एग से मीट करेगा तो एग की बाहर वाली लेयर को पहले पियर्स करना होगा, यहाँ से ब्रेक करना होगा। उसके लिए ये एंजाइम्स है जो जोना पेल्यूसिडा ऑफ एग को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। The remainder part of the Golgi apparatus and also some of the cytoplasm of the sperm become reduced after acrosome formation. ये Golgi ही था जिसने क्या बनाया था? एक्रोसोम। लेकिन एक्रोसोम के पास जो एंजाइम्स है वो कैसे थे? लाइसोसोम्स। अगर आपको सेल बायोलॉजी अच्छे से आती है, साइटोलॉजी पढ़ी हुई है, तो आप में से शायद जिनको आती है उनको पता होगा कि लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्चुअली Golgi ही बनाता है, ठीक है। गोल्गी ही है जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। तो गोल्गी ने नेक के ऊपर एक्रोसोम बना दिया और एक्रोसोम के अंदर सेम एंजाइम्स डाले जो कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम। देन द न्यूक्लियस रोटेट एंड द कैप फेसेस द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और बाद में न्यूक्लियस रोटेट करता है और कैप जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तरफ फेस करने लग जाती है। अब एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस थिंग। यस, this rotation is essential because the flagellum is to arise from the centriole located on other sides of the nucleus. अब न्यूक्लियस के एक तरफ पे आ गया एक्रोसोम, दूसरी तरफ पे क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। अब जहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल हेल्प करेंगे स्पिंडल फॉर्मेशन में, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को डेवलप करने में। तो जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं तो बेसिकली ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्लैजेला, ये जितना भी टेल पार्ट है। तो अब आ गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेलम वाला पार्ट। द फ्लैजेलम और द टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ हैज 4 डिस्टिंक्ट रीजन, दैट इज द नेक, द मिडल पीस, द प्रिंसिपल पीस एंड द एंड पीस। एक नेक रीजन, फिर मिडल पीस, फिर प्रिंसिपल पीस और लास्ट के पास को हमने बोल दिया टेल रीजन। नेक रीजन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 2 सेंट्रियोल्स। द मेजर सिस्टम इज द एक्सियल फिलामेंट और एक्सोनियम विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑफ द 2 सेंट्रियोल। तो अभी हमने जो देखा था कि 9 रिंग्स होती हैं बेटा साइड पे, ठीक है, ऐसे डुप्लेट्स होते हैं 9 रिंग्स के, और 2 सिंगल रिंग्स होती हैं सेंटर में। तो ये जो 9+2 का एक्सोनियम बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं, ये किससे बन रहा है? फ्रॉम वन ऑफ द 2 सेंट्रियोल्स ऑफ द सेंट्रोसोम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस। द मिडल पीस कंटेन, तो नेक में पता चल गया, नेक के अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 सेंट्रियोल्स, और इनमें से एक सेंट्रियोल जो है वो इस एक्सोनियम को बनाने में हेल्प करेगा। द मिडल पीस कंटेन टाइटली पैक्ड माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड द स्पर्म विद द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्विमिंग एंड टू फर्टिलाइज द ओवर। मिडल रीजन में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एटीपी जनरेट करना, और ये एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है, इसमें सेल को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। द माइटोकॉन्ड्रिया बिकम कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। दीज माइटोकॉन्ड्रिया देन लूज देयर इंडिविजुअलिटी, फ्यूज टुगेदर एंड बिकम स्पाइरली अरेंज। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे स्पर्म का, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नेक रीजन में आके। आफ्टर द मिडल पीस द रिमाइंडर, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है मिडल पीस में, और वो फ्यूज करके एक स्पाइरल फॉर्मेशन ले लेते हैं। मिडल पीस के बाद आ जाता है हमारा बाकी का फ्लैजेलम, जिसमें हम एक बोल देते हैं कि एक है प्रिंसिपल पीस और एक लास्ट का है tail piece. After the middle piece, the remainder of the flagellum is long and is called principal flagellum. The axonium or axial filament, which forms the central part of the flagellum, extend from neck to just before the end of tail. ये principal से पहले तक, यहाँ तक axonium होता है। वो जो अभी हमने microtubule देखे 9+2 arrangement वाले, वो neck से लेकर टेल के कुछ पहले तक है, पर एंड में वो एक्सोनियम प्रेजेंट नहीं है। एंड बिकम कवर्ड बाय 2 accessory structures, the outer dense fibers and the thin fibrous sheath. तो उन्होंने बोला कि ये जो एक्सोनियम है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लैजेलम से स्टार्ट होता है, is called the axonium or axial filament, which forms the central part of the flagellum, extends from neck to just before the tail. और वहाँ पे आके ये कवर हो जाता है, और इसको कवर करने वाली 2 चीज़ें क्या है? ODF that is outer dense fibers और TFP that is thick fibrous protein. The 2 accessory structures are absent in the end part of the flagellum called tail piece. लेकिन tail piece के अंदर ये present नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो है वो हमारा स्पर्म की एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और इसको अपने प्रोसेस को क्या बोल दिया? स्पर्मियोजेनेसिस। लास्ट पार्ट आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब है स्पर्म को एक्टिवेट करना। हमने बेटा अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि जब मियोसिस के बाद स्पर्म बने थे, एक तो वो ओवल थे बट वो फंक्शनल नहीं थे। अब हमने ओवल से उनकी शेप अचीव कर ली, स्ट्रक्चर अचीव कर लिया, अब और क्या ज़रूरत थी? उनको एक्टिवेट करना। सो द नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ transform into the motile spermatozoa sperm by the process of spermiation and become capable to fertilize the ova. तो उसके बाद ये नॉन मोटाइल से मोटाइल में चेंज हो चुके हैं, और अब ये एक्टिवेट हो गए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन के बाद जब ये एक्टिव हो जाते हैं, नाउ दे आर केपेबल इनफ टू डू फर्टिलाइजेशन।
एशन के जो बेसिक इवेंट्स है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितना भी डेवलपमेंट का फेज़ था, हमने कहा था ये कहाँ पे हो रहा है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, ठीक है। लेकिन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में कहाँ पे, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। और जब ये वेल डेवलप्ड सेल्स बन जाते हैं तो ये रिलीज़ होके कहाँ आ जाते हैं, ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में। नाउ जब ये मैच्योर हो गए, डेवलप हो गए, पूरे फंक्शनली एक्टिव हो गए, तो ये आ जाएंगे ल्यूमन में। और अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हैं। दे कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स एंड कैन कॉज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो दैट इज़ द स्पर्मिएशन। तो ये बेटा डायग्राम है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मेन फेज़ है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैच्योरेशन फेज़। लास्ट में आप मेंशन कर सकते हो स्पर्मियोजेनेसिस, बट मेन हम जो 3 फेज़ एनालिस्ट करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड होता है, 2n स्टेज होती है, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं, माइटोसिस होते हैं, उनके नंबर इंक्रीज होते हैं। नंबर इंक्रीज होने से एक बनता है एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट नहीं होता। जिनके अंदर हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट होता है वो फर्दर ग्रो करते हैं, उनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, उनके सेल ऑर्गेनेल्स बढ़ते हैं, वो डीएनए रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। और उसके बाद स्टार्ट होती है मियोसिस ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट मियोसिस होती है तो बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंड मियोसिस होती है तो बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। और यहाँ पे हमें 4 स्पर्मेटिड्स मिले जिनका क्रोमोसोम नंबर हाफ है, दैट मीन्स दीज आर हैप्लॉइड। लेकिन ये जो है ये अभी ओवल शेप में है और ये नॉन फंक्शनल है। ये प्रॉपर स्पर्मेटोजोआ की जब शेप लेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जब ये फंक्शनली एक्टिव होकर ल्यूमन में आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है जी। With this we are done with spermatogenesis. Now we'll do oogenesis. We'll begin with oogenesis in the next video, otherwise it will be too long. तो we'll end up the video till here, जहाँ पे हमने spermatogenesis के बारे में पूरा पढ़ा। oogenesis बेटा हम start करेंगे next part में। Thank you for watching, and if you have any doubt, feel free to put that in the comment section or drop me an email. All the best, keep studying. Thank you.